तो ये होमवर्क वाले सवाल का आंसर किसका किसका आ गया? मैंने हिंट भी दिया था आपको पिछले लेक्चर में ही, हिंट तो दे दिया था, आंसर आया? अगर आ गया हो तो जल्दी से बताइए। हिंट मैंने बताया ही था आपको। हाइपो की मोलैरिटी गिवन है और इनमें से किसी भी एक रीडिंग को उठा लेना है, किसी भी एक बल्ब को उठा लेना है और उसमें HI का मास और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज कर लेना है। तो देखिए हाइपो का वॉल्यूम ये है और हाइपो की मोलैरिटी ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स ऑफ हाइपो अगर आ गए तो I2 के भी मिलीमोल्स आ जाएंगे, 1:2 की स्टोइचियोमेट्री है। तो अगर इसके मिलीमोल्स हैं mv तो इसके कितने हो जाएंगे? mv/2। तो mv/2 से इसके मिलीमोल आ जाएंगे। अच्छा, मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए तो mv/2 1000 कर लीजिए। m और v क्या लगाना है? ये m लगाना, और अगर ये रीडिंग ले रहे हो तो ये v लगाना, अगर ये रीडिंग ले रहे हो तो ये v लगाना। समझ गए? अब क्या किया जाए? इस रिएक्शन पे आ जाओ जिसका केसी पूछा जा रहा है। आप इनमें से कोई एक रीडिंग लोगे तो ये मास लोगे अगर, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो HI के मोल आ गए 0.3/128 मान लीजिए, ये ले लिया मैंने। -2x तो यहां xx आ जाएगा और ये x की वैल्यू इधर I2 से आ रही है, I2 के मोल्स लगा दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपको। आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा 5.98 × 10⁻³ एक बार चेक कीजिएगा। करना वही है, मैंने आपको बता दिया। x की वैल्यू इधर पीछे से निकाल लेनी है, ये वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे और x की वैल्यू आते ही केसी आ जाएगा अपना। ओके, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बस। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आंसर मैंने आपको बता दिया है टैली करने के लिए, आप लोग चेक कीजिएगा। ये आते हैं इस सवाल पर। इस चलिए खैर देखते हैं। अब आप लोग तो बताओगे नहीं, मेरे को ही बताना पड़ेगा। अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएटेड, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बामेट है ये, कार्बोनेट नहीं, कार्बामेट, डिसोसिएट। खैर ये रिएक्शन है, इसमें अमोनिया और CO2 में डिसोसिएट होता है और ये सॉलिड है। अच्छा भाई ठीक है। इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट, कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि वो NH4 होल ट्वाइस CO3 हो जाएगा, कार्बामेट होगा, कार्बामेट। इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट in equilibrium, ammonia is added such that the partial pressure of ammonia is now equal to the original total pressure। अच्छा, इसका तो मैंने हिंट भी दिया था आप लोगों को बेटा, इस सवाल का भी तो मैंने आपको हिंट दिया था ना, दोनों सवाल का हिंट दिया था, फिर क्यों नहीं बना? नहीं बना, ओके। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, अच्छा ठीक है, ठीक है ऐश्वर्या, थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग और फिर आप बनाइएगा। क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ही बनते हैं, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा फॉर्मूले जो भी बताता जा रहा हूं या जो सॉल्व करने का अप्रोच बताता जा रहा हूं, टेंडेंसी बताता जा रहा हूं, वो ध्यान रखनी है। चलिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए सवाल को पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। क्लोज्ड वेसल में ये रिएक्शन हो रही है, कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अब ये सॉलिड है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, और ये गैस है तो जो भी केसी या केपी जनरेट होगा वो सिर्फ इसकी और इसकी वजह से जनरेट होगा। मेरे ख्याल से ये बात तो मैंने आपको बताई थी। अब आगे देखिए, अमोनिया इज एडेड सच दैट, किस तरह से ऐड किया गया? यहां पर अमोनिया ऐड किया गया, सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल टू द टोटल ओरिजिनल प्रेशर, यानी यहां पर बात की जा रही है प्रेशर की, ठीक है। तो प्रेशर में अगर मुझे लेट करना होगा तो यहां तो कुछ भी नहीं है, तो सॉलिड है, सॉलिड का क्या प्रेशर होता है? तो ये 2:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो मैं इसको 2p लेट कर लेता हूं और इसको p लेट कर लेता हूं और इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 3p। अब कह रहे हैं कि यहां पर अमोनिया और ऐड की गई, तो अगर अमोनिया और ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब।
एक सवाल 11th क्लास के बच्चों ने सीपीपी में भी पूछा है, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन है और आप किसी एक तरफ ऐड करेंगे कुछ, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा ताकि आपके थ्रू लगाया हुआ एक्सटर्नल फैक्टर मिनिमाइज हो सके। यही है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो हम आखिरी में पढ़ेंगे। तो अगर मैंने अमोनिया यहां पर कुछ ऐड की तो इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाए। भाई फॉरवर्ड तो नहीं आ सकता, यहीं ऐड कर रहे हैं, यहीं इक्विलिब्रियम आ जाए तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं मेंटेन होगा। अगर यहां ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम इधर जाएगा, अगर यहां ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम इधर आएगा, अगर यहां से कुछ निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम इधर आएगा, अगर यहां से कुछ निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा। समझ में आ रहा है? खैर, अब जो अमोनिया गैस ऐड की गई, इस तरह से ऐड की गई कि उसका अब प्रेशर पुराने वाले में टोटल प्रेशर के बराबर है। पहले का टोटल प्रेशर कितना था, 3P, तो वो 3P अब ये बन चुका है। तो सवाल को समझिए, अच्छा सवाल है, पहली बार में जल्दी नहीं बनता है किसी से, तो आपको अगर नहीं आया तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे समझाने के बाद जरूर आ जाना चाहिए। तो देखिए, NH2COO NH4 रिवर्सिबल विद 2 अमोनिया और साथ में CO2, ठीक है। तो ये तो सॉलिड है और ये गैस है, तो लेट कर लिया, इसका प्रेशर 2P है और इसका P है। तो बताइए P टोटल कितना आ गया, ये आ गया 3P, आ गया ना, 2P + P। समझ गए? अब सुनो, अब यहां पर अमोनिया इस तरह से ऐड की गई, देखो ये समझ में आ रहा है, 2:1 का रेशियो, तो अगर ये 2P तो ये P, सिंपल सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर हम अमोनिया ऐड करेंगे इस तरह से कि अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 3P। तो सोचो, अगर आप यहां पर ऐड करोगे तो क्या यही कंसेप्ट हम फिर लगा दें, यहां पर 3P/2 कर दें? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, सुनिए। यहां पर आपने अमोनिया का कुछ अमाउंट ऐड किया, CO2 का अमाउंट तो नहीं ऐड किया। तो अगर अमोनिया का अमाउंट ऐड कर रहे होगे तो सोचो, अगर इसका अमाउंट, ऐसे सोचो, अगर इसका अमाउंट पहले A था, इसका अमाउंट पहले A था, तो अगर उस A में आप कुछ X ऐड किया, कुछ X ऐड किया है ना, लेकिन वहां तो X नहीं ऐड हो रहा है, तो अब ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड, तो इसमें -y कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। खैर, हम अमाउंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सवाल को आसानी से सॉल्व हो जाए इसलिए वेरिएबल कम ले रहे हैं और हम सीधा प्रेशर पे ही काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये जो तुम्हारे पास जो पहले अमाउंट था, फिर तुमने जो ऐड किया और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया, जिस वजह से यहां कुछ कमी आ गई A+X में से, तो वो जो प्रेशर है वो पुराने वाले टोटल के बराबर है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आई होगी कुछ बातें। तो ये हो गया। तो इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर, इसमें तो X भी नहीं यूज हुआ, तो इसका प्रेशर क्या होगा, कुछ अलग होगा। तो इसको मैं मान लेता हूं P डैश। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस वाले से अगर मैं Kp कैलकुलेट करूं तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना। और यहां पर क्या है, 2P का स्क्वायर यानी 4P का स्क्वायर इंटू P, तो ये बन गया 4P क्यूब। तो Kp तो रिएक्शन का वही रहेगा, जब तक रिएक्शन नहीं बदलेगी तब तक रिएक्शन का Kp नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो Kp तो आ गया 4P क्यूब, ठीक है। अब बताइए, अगर ये 4P क्यूब है तो क्या इसी 4P क्यूब को हम नए वाले इक्वेशन में नहीं लगा सकते हैं, वो क्या, 3P का स्क्वायर इंटू P डैश। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा P डैश, यहां से मेरे पास आ जाएगा P डैश। तो चलिए बताइए मुझे P डैश कितना आ रहा है, वो P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4P क्यूब डिवाइडेड बाय 9P स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4P/9।
क्या सभी को समझ में आ रहा है P डैश? अब कहा जा रहा है कि P टोटल पुराना वाला और नए वाले का रेशियो बताओ। तो इसको मैं मान लेता हूं P डैश टोटल, वो क्या हो जाएगा, ये 3P प्लस P डैश, 3P प्लस P डैश। तो हमारे पास जो P डैश है वो P डैश कितना है, तो ये 3P प्लस P डैश हो गया 4P बाई 9, 4P बाई 9। तो ये कितना हो गया बताइए आप लोग मुझे, 9 3 जा 27, 27 और 4 31P बाई 9, ये आया हमारा P डैश टोटल। अब जरा ये चेक कर लीजिए रेशियो किसका पूछा गया है, P डैश टोटल नए वाला अपॉन पुराना वाला या फिर ओल्ड अपॉन न्यू, ये और चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ P टोटल न्यू टू द ओरिजिनल। तो न्यू टू द ओरिजिनल का मतलब हो गया P डैश टोटल अपॉन P टोटल, ये रेशियो पूछा गया है। तो ये हो गया 31P बाई 9 डिवाइडेड बाय 3P। तो ये कितना हो गया, P से P कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना आंसर 31 अपॉन 27। दिस इज द करेक्ट आंसर। 31 बाई 27 ये है अपना आंसर। सभी लोग चेक कर लीजिए और जिसको जरा सा भी कोई डाउट हो वो पूछ। सवाल में सिंपल वाले सवाल डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, इसीलिए जितने अच्छे सवाल हो सकते हैं उसी को मैं लेक्चर में इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि थोड़ा सा ट्रिकी हो तो आपका भेजा थोड़ा अच्छे से चले। क्या सभी को आंसर समझ में आ गया? सॉल्यूशन क्लियर हुआ कैसे आया है? तो आंसर अपना क्या हुआ 31 बाई 27। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए जल्दी नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। नाउ क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया। अब ऐसा सवाल फिर कभी आए तो अब ऐसा सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। पहली बार में आपसे नहीं अटेम्प्ट हुआ, कोई बात नहीं, सवाल अच्छा है, सवाल ट्रिकी है, लैंग्वेज को समझना है ना? तो अगर पहली बार में नहीं हो रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुतों से नहीं होता है ना? बट अब समझ में आ गया और इसके बाद अगर फिर ऐसी गलती की तो फिर गलत हो रहा है। नोट किया सभी ने? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यह सवाल मैंने CPP 1 में दिया था और इसमें किसी बच्चे को कुछ दिक्कत था, तो यह सवाल भी अच्छा है। ऐसे सवाल एक दो और हो जाए तो समझ में आ जाएंगे। तो ऐसा सवाल एक मैं ये क्लास में ही डिस्कस कर ले रहा हूं, इसीलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं इसका आंसर क्या होगा, कैसे आएगा, सीधा क्लास में डिस्कस करने के लिए बोल दिया। चलिए देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C फॉर द रिएक्शन A रिवर्सिबल विद B प्लस C, और इसके जो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो दे रखा है 4.6 मोल पर लीटर, है ना, 2.3 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल को पढ़कर ये जज भी करना होता है जल्दी से कि आखिर ये डेटा दिया गया तो क्यों दिया गया। जैसे कि इतना पढ़ने पर मैंने इतना जज कर लिया, इतना सवाल पढ़ने पर ये बात मैंने जज कर ली कि यहां पर मुझे इक्विलिब्रियम पे A, B, C सभी का कंसंट्रेशन दिया जा रहा है। तो भाई ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि वो मुझे ये बताना चाहता है कि इन डेटा की मदद से मैं पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लूं, Kc निकाल लूं। ये सब आपको भी पढ़ते ही जज कर लेना है कि A का भी कंसंट्रेशन बता रहा है, B का भी बता रहा है, C का भी बता रहा है, और कहां पर बता रहा है? एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो फिर ये होता कि भाई सभी का कुछ ना कुछ अमाउंट दिया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग A माइनस एक्स, यहां पर A का जो भी कंसंट्रेशन होता, C मान लीजिए है तो C माइनस एक्स, यहां x ऐसे करते और यही सब में जोड़ देते, फिर इस तरीके से करते, है ना? चलिए खैर, तो ये जो वैल्यू दी गई है मोलर कंसंट्रेशन, इसकी मदद से मैं Kc निकाल लूंगा। अब क्या कह रहा है? इफ 2 मोल्स ऑफ A पर लीटर रिमूव्ड, सोचिए 2 मोल पर लीटर A के रिमूव कर दिए गए तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले मेंटेन था और बाद में डिस्टर्ब हो गया। 2 मोल आपने यहां से निकाल लिए, तो 2 मोल अगर आप यहां से निकाल लेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड।
बैकवर्ड जाएगा तो इसका 2.3 और 2.3 नहीं रहेगा, 2.3 माइनस एक्स हो जाएगा, यहां 2.3 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा 4.6 माइनस 2 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा यहां x यहां x यहां x क्यों? क्योंकि 1:1:1 की स्टाइचियोमेट्री है। अगर स्टाइचियोमेट्री बदल जाती तो उसके अकॉर्डिंग में काम करता। अब बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट द सेम टेम्परेचर। समझ में बात आ गई? चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आगे जाकर इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा और वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो सब काम आपका है। मैथमेटिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला कितना है और कॉन्सेप्चुअल वाला कितना काम है वो मैं बता देता हूं आपको। ए इक्विलिब्रियम विद बी प्लस सी, टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पर इसके 4.6 मोल पर लीटर था, इसका 2.3 मोल पर लीटर था, और ये भी 2.3 मोल पर लीटर था। इसकी मदद से आप साइड में केसी निकाल लो, तो ये आपका केसी आ जाएगा 2.3 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय 4.6, है ना। 23 2 जा 46 होता है, तो ये आपका 2.3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 23/2 कितना हो जाता है 11.5, तो ये हो गया 1.15। ये आपका आ गया केसी। समझ गए? चलो अब यहां देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे? 4.6 माइनस 2, 4.6 माइनस 2, 4.6 माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 मोल निकाल लिया आपने, और ये मोल पर लीटर है, प्लस तो यहां पर इक्विलिब्रियम इधर आएगा, बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा तो इसका कंसंट्रेशन कुछ बढ़ेगा अब, तो वो बढ़ गया x, तो उसी रेशियो में इसका कंसंट्रेशन कम भी होगा, तो ये हो गया 2.3 माइनस एक्स, और ये भी हो गया 2.3 माइनस एक्स। ये आ गया नया इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन रिएक्शन तो नहीं बदली, तो केसी वही रहेगा। तो अब केसी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यों? ये भी है और ये भी है, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4.6 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.6 प्लस एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर कर देंगे आप 1.15। अब आप ये क्वाड्रेटिक जो बन गई, अब इससे आप x निकालो, अब इससे आप x निकालो। x निकालने के बाद आपको यहां पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, यही कंसंट्रेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा, और जब आप क्वाड्रेटिक को धराचार्य लगाकर सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रूट मिलेंगे, दोनों रियल रूट होंगे, और उन दोनों रियल रूट में आपको किसी एक वैल्यू को चूज करना है। तो देखिए, एक वैल्यू 2.3 से छोटी आएगी और एक वैल्यू 2.3 से बड़ी आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो 2.3 से छोटी वैल्यू है वही लेना है x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप 2.3 से बड़ी ले लोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इतना आगे चला गया कि नेगेटिव हो गया, ये तो होगा नहीं, है ना। तो जो इसमें सही आंसर यहां फिट हो सकता है वो क्या हो सकता है कि x की वो वैल्यू ले जो 2.3 से छोटी हो, वो यहां पुट कर दीजिएगा, आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? क्या अभी समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? यहां तक कोई डाउट? चलिए जल्दी से देखिए और बताइए, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस, अब थोड़ा पढ़ा दिया जाए। हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन चेंजिंग स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड डायरेक्शन। जल्दी से हेडिंग नोट कीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन चेंजिंग स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड डायरेक्शन। अब अपने को रिलेशन वाले सवाल जरा समझने हैं, है ना। नोट कीजिए पहले तो आप, फिर मैं आपको बताऊं क्या रिलेशन है। जल्दी से हेडिंग नोट कीजिए। इसको हम लोग केस वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो जैसे कि अपना पहला केस है, पहला केस में क्या ले रहा हूं, देखिए अपने को समझना है कि किसी रिएक्शन में अगर हम उसके डायरेक्शन को बदल दें या उसके स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बदल दें, ठीक है, तो उससे क्या नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा और जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसमें क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीजें जाननी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल में एक रिएक्शन ले ली, एग्जाम्पल में एक रिएक्शन ले ली कि H2 प्लस I2 रिवर्सिबल विद 2HI और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए मैंने ले लिया K1। समझ में आ रही बात? फिर मैंने क्या किया, इसमें स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में मैं चेंज करना चाहता हूं, फिर मैंने यहां पर हाफ H2 कर दिया, यहां पर इसका हाफ कर दिया I2 रिवर्सिबल विद, यहां इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा HI, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K2। ठीक है ना? तो मैं जानना चाहता हूं कि K1 और K2 में क्या रिलेशन है, K1 और K2 में क्या रिलेशन है, बता सकते हैं आप? K1 और K2 में क्या रिलेशन है, चलिए सोचिए आप लोग। तो चलिए K1 बराबर क्या होगा, HI का एक्टिव मास की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 का एक्टिव मास I2 का एक्टिव मास, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये रिएक्शन देखकर K2 भी बता सकते हैं हम, K2 क्या होगा, K2 क्या होगा, HI का एक्टिव मास, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हाफ किया तो K2 भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, K2 बराबर हाफ ऑफ K1, ये गलत है। और सोचिए कुछ, ये गलत है, पहले झटके में अपने को यही लगता है। हाँ, तो K2 अगर मैं लिखूंगा तो K2 कैसे लिखूंगा, HI की पावर 1, I2 की पावर हाफ, H2 की पावर हाफ। अब जरा देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? अगर मैं इक्वेशन 2 में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये HI की पावर 2, H2 की पावर 1, I2 की पावर 1 ऐसा ही बन जाएगा। यानी कि मुझे रिलेशन मिल चुका है कि K2 स्क्वायर इज इक्वल टू K1, यानी कि ये हो गया K2 बराबर अंडर रूट K1। यानी ये समझ में आया कि अगर मैं स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हाफ कर रहा हूं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर मैं स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हाफ कर रहा हूं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो K2 बराबर रूट K1। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए और जानते हैं, अगर मैं 1/3 कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। H2 प्लस I2 रिवर्सिबल विद 2HI, ठीक है, और यहां पर हाफ किया था तब तो स्क्वायर रूट आ गया। तो अगर मैं 1/3 करता, 1/3 I2, तो ये क्या हो जाता पुराने वाले का 1/3 यानी 2/3 HI। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ये K2 है और ये K3 है, तो मुझे K1, K2 और K3 में रिलेशन ढूंढना है। तो मैंने ये तो देख लिया K2 बराबर क्या है, रूट K1। तो क्या K3 में रिलेशन ढूंढे, K3 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ K1। चेक करके देख लीजिए आप, अगर आप 1/3 करोगे तो ये जो K3 आएगा इसका क्यूब करना होगा, तब ये K1 के बराबर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? यानी हाफ करने पर स्क्वायर रूट, 1/3 करने पर क्यूब रूट। यानी कि अगर मैं nth पार्ट करता 1/n ऑफ I2, 2/n ऑफ HI और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kn होता, तो हम बोलते Kn इज इक्वल टू nth रूट ऑफ K1।
मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में हाफ करने से स्क्वायर रूट लग जाता है, 1/3 करने से क्यूब रूट और 1/n करने से nth रूट लग जाता है। ये तो था केस नंबर 1। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में चेंज किया। अब आते हैं हम अगले केस नंबर 2 में। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, अब की बार हम रिएक्शन का डायरेक्शन बदलेंगे। H2 + I2 रिवर्सिबल विद 2HI होता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है मान लीजिए, है ना। अगर मैं इस रिएक्शन को पलट दूं, यानी 2HI रिवर्सिबल विद H2 + I2, H2 + I2, और अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो जाए, तो मुझे बताना है कि K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ 11th वालों के लिए ये पूरा सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज ये देख के भी बता सकते हैं, है ना। और 11th वाले बच्चों, आप लोगों को भी ये जो सॉल्व कर रहा हूं ये देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो ऐसे ही देख के ही बताया जा सकता था कि इसका आंसर आखिर क्या होने वाला है। अगर आप K1 और K2 अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे तो भी आपको आंसर दिखने लगेगा, है ना, चमकेगा। फिर वो K1 = क्या होगा, HI⁻²/ H2 और I2, यही होगा। और ठीक इसी तरह से अगर मैं K2 निकालूंगा तो क्या होगा, H2 I2 HI⁻², HI⁻²। समझ आ रहा है? तो अब बताइए आपको क्या रिलेशन मिल रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं और K1 K2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि K2 = 1/K1, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करते ही रेसिप्रोकल हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। 12th पास आउट वालों, थर्मोडायनेमिक्स को साइड में रख दो। थर्मोडायनेमिक्स का दिमाग यहां पर नहीं लगाना कि यहां पर अगर हमने रिवर्स कर दिया तो K2 = -K1, ऐसा कुछ मत सोचना, है ना। ज्यादा पढ़ना भी कभी कभी क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो वो चीज अलग है, वो एंथैल्पी चेंज पे जब ऐसा आए तब ये बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो ऐसे ही रख के देखोगे ना, ऐसे ही तो प्रूफ करोगे, तो रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए, इस रिलेशनशिप में मैं आपको सिर्फ 3 केस पढ़ाऊंगा। 2 केस मैं पढ़ा चुका, एक और बचा है, वो पढ़ाने जा रहा हूं। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस में आपके सारे केसेस यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए क्या बताया जा रहा है, अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अगले पे आते हैं, केस नंबर 3। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो चेंज करके देख लिया, हमने डायरेक्शन में भी बदल के देख लिया, फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक नया काम और करने वाले हैं। वो क्या, मान लीजिए एक रिएक्शन है A + B रिवर्सिबल विद C + D और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। फिर एक रिएक्शन है C + D रिवर्सिबल विद E + F, और फिर एक रिएक्शन है E + F रिवर्सिबल विद G + H। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इन तीनों रिएक्शनों को ऐड कर दूं, तो क्या होने वाला है इन तीनों रिएक्शनों को ऐड करने पर? देखिए C और D तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा, E और F भी कैंसिल हो जाएगा। तो नई जो इक्वेशन आई वो आई A + B रिवर्सिबल विद
G प्लस H, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K4. So what is the relation among K1, K2, K3, K4? ये मुझे बताना है. अब आप K1 की वैल्यू पुट कीजिए. K1 इज इक्वल टू क्या होगा? K1 होगा C का एक्टिव मास, D का एक्टिव मास, A का एक्टिव मास, B का एक्टिव मास. ऐसे ही K1, K2, K3 सब निकाल लीजिए. रिजल्ट आएगा K4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3. ये रिजल्ट आएगा. यानी अगर हम ऐड करेंगे तो K इक्विलिब्रियम ऐड नहीं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ठीक है. तो अगर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हाफ करते हैं स्क्वायर रूट, 1/3 करते हैं क्यूब रूट, 1/n करते हैं nth रूट. अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और अगर हम किसी भी 2 या 3 रिएक्शनों को ऐड करेंगे तो जो नेट रिजल्टेंट वाली इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर वाली रिएक्शन जिनको ऐड कर रहे थे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा. यह है रिलेशन. यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है क्या? जल्दी से देखिए और बताइए. ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जल्द ही फिनिश होगा. मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस हफ्ते से पहले ही मैं खत्म कर दूं, ये वीक एंड होने से पहले ही खत्म कर दूं. चलिए, आपको समझ में बात आ गई. अब मुझे ये जानना है कि आपको ये मेरी बातें कितनी समझ में आई. तो चलिए इसको जज करता हूं मैं फिर. तो ये रहा सवाल. डिटरमिन Kc फॉर द रिएक्शन. Kc बताना है इस रिएक्शन का. हाफ N2 हाफ O2 हाफ Br2 रिवर्सिबल विद NOBr. ठीक है. किसकी हेल्प से? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो वो डेटा क्या है? 2NO रिवर्सिबल विद N2 प्लस O2. ठीक है. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और NO प्लस हाफ Br2 NOBr होता है. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है. इन दोनों इक्वेशन की मदद से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताइए. चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, देखता हूं मैं कितनी बात मेरी समझ में आई. गिवन डेटा में दिया है 2NO रिवर्सिबल विद N2 प्लस O2 और एक इक्वेशन है NO प्लस हाफ Br2 NOBr. यार मैं बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप लोग खुद सॉल्व करें. है तो कुछ भी नहीं इस सवाल में, सीधा सीधा दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है. क्या करना है ना. कैलकुलेशन में जितना टाइम लग जाए वो लग जाए. अदरवाइज एक लाइन नहीं लिखनी है इसके सवाल के सॉल्यूशन के लिए. एक लाइन नहीं लिखनी है, सीधा बस कैलकुलेट करके दे देना, ये होगा आंसर. चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए भाई, ऐसे सवाल में ना बिल्कुल सिंपल सवाल है, जेईई मेन और नीट लेवल का है, उससे ऊपर का है भी नहीं है ना. तो देखिए कैसे सॉल्व होना है. NOBr चाहिए, लेफ्ट में N2 हाफ O2 हाफ Br2 चाहिए. इनमें से किस इक्वेशन में NOBr दिया है? इसमें दिया है. राइट में दिया है? हाँ ठीक है. तो राइट में दिया है यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. अब देखिए मुझे N2 और O2 कहां चाहिए? लेफ्ट में चाहिए. और यहां पर N2 और O2 कहां दिया है? राइट में. यानी इसको पलटेंगे. इसको जैसे ही हम रिवर्स करेंगे ये 1/n में चला जाएगा. लेकिन मुझे तो हाफ N2 और हाफ O2 चाहिए, तो हम हाफ कर देंगे. जब हम हाफ कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. बस हो गया सॉल्व. फिर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. आप खुद समझ लीजिए. देखिए आपके लिए चलिए सॉल्यूशन बना दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं. आप पहली वाली इक्वेशन जो N2 प्लस O2 गिव्स अप 2NO था, है ना. रिएक्शन को जब आप रिवर्स कर देंगे तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा. रिवर्स करने पर K बराबर क्या आ जाएगा? 1/n में आ जाएगा. था कितना? 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 30. तो ये हो जाएगा 1/2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 30. अब जब आप इसको हाफ करेंगे तो हाफ अगर लगाएंगे, मैं यहीं पे कर दूं, अरे मैं यहीं पे कर दूं, तो देखिए हाफ लगाएंगे तो यहां 1 हो जाएगा और यहां हाफ
और यहां पर भी हाफ कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जो दूसरा डेटा है उसको ऐड कर दीजिए, NO प्लस हाफ Br2 NOBr, NO प्लस हाफ Br2 NO प्लस हाफ Br2। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, रिवर्सिबल विथ NOBr। अब आप देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, 1.4। अब आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये NO NO कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हाफ N2 हाफ Br2 है ना, हाफ O2 रिवर्सिबल विद NOBr। आया कि नहीं? तो बताइए यहां पर इसी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 1/√2.4 और ये 10 टू द पावर ऑफ 30 का रूट निकालेंगे 10 टू द पावर ऑफ 15, ऊपर आएगा 10 टू द पावर ऑफ -15, ये बन जाएगा। अब इतना सॉल्व कर लीजिए बस। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? तो ऐसे सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा 9.037 इंटू 10 टू द पावर -16। अब अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गणित में समस्या है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोग जल्द से जल्द सुधारिए। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? ये आसान सवाल था, इसे कहते हैं आसान सवाल, है ना? आसान सवाल, बताइए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अब आप समझ गए ना? अब ऐसे सवाल करने हैं तो अब क्या करना था, ऐसा सवाल कभी फिर आए तो समझ गए क्या करना है। NOBr राइट में दिख रहा है तो NOBr ये वाली इक्वेशन में कुछ नहीं करेंगे, N2 और O2 लेफ्ट में है तो यहां तो राइट में है तो इसको रिवर्स कर देंगे। इसका सवाल का आंसर जब आप जेई मेन या नीट का पेपर दे रहे होगे ना, तो इस सवाल का आंसर सिर्फ इतने में है। ये देखिए, इतने में सॉल्व करना है। क्या करना है, 1.4 तो ऐसे ही रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो 1/2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 30 हो जाएगा, और फिर हाफ करेंगे तो इसका 10 टू द पावर ऑफ 30 हो जाएगा, और फिर हाफ करेंगे तो इसका रूट लग जाएगा, और फिर साथ में इंटू हो जाएगा 1.4। बस खत्म। अब इसको सॉल्व करते रहिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 11th वाले बच्चों, आप लोगों को स्कूल में पूरा लिख के आना है ना? आप लोग ये सब मत करने लगिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में किया जाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी में और परेशान करता हूं। वो क्या परेशान मैं ऐसे करूंगा, देखिए अभी पिछले वाले सवाल में मैंने आपको ये इक्वेशन अच्छी सी पूरी लिख के दे दी, फिर मैंने आपको ये इक्वेशन लिखकर बता दिया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अब मैं आपको ये सब लिखूंगा नहीं, अब मैं चाहता हूं ये मेहनत आप करें। वो कैसे? देखिए, वो ऐसे, ये रहा सवाल। अब बताइए, पढ़िए सवाल को। सल्फाइड आयन इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्शन विद सॉलिड सल्फर to form polyvalent sulfide ion. The equilibrium constant for the formation of H2 and S3 from sulfur and sulfide ion are 1.7 and 5.3 respectively. Calculate the equilibrium constant Kc for the formation of S3 from H2 and S. अब सारी इक्वेशनों की जिम्मेदारी आपकी। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए इसको। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो वैल्यू दी है 1.7 एंड 5.3, ये किसकी किसकी दी है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड S3 की दी है। और ये बनाया कैसे जा रहा है? सॉलिड सल्फर की रिएक्शन पॉलीवैलेंट सल्फाइड आयन से की जा रही है, ठीक है? तो देखिए, मुझे बनाना है H2 और S3 पहले तो हम बात इसकी करते हैं। H2 और S3 H2 एंड S3 तो सल्फर और सल्फाइड आयन ये मिलकर क्या बना देंगे? H2 बन गया पॉलीसल्फाइड आयन। और S3 सोचिए ऐसे ही कैसे बनेगा? इसी तरह से अगर आप S3 बनाएंगे, S3
2 माइनस, तो वो कैसे बनेगा सल्फर और इससे, वो बनेगा आपका 2s और H2 माइनस। ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बैलेंस करना सीखेंगे, उसको समझेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप देखिए पहला तो ये समझ में आ गया, H2 माइनस ऐसे ही बनेगा, है ना। अब यहां पर यहीं पर 2 क्यों लगाया, यहां क्यों नहीं, अगर आप यहां लगाते तो ये 4 माइनस नहीं हो जाता, तो आपको तो S3 2 माइनस बनाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको सोचनी है। अब देखिए पीछे इनकी वैल्यू क्या दी है, 1.7 एंड 5.3, 1.7 एंड 5.3। और तीसरा किसके लिए पूछ रहा है, S3 2 माइनस का बताओ फॉर्मेशन H2 2 माइनस और S से। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.7 और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5.3। अब हमसे पूछा गया है S3 2 माइनस फ्रॉम S3 2 माइनस फ्रॉम H2 2 माइनस एंड S, H2 2 माइनस एंड S। ये कैसे बनेगा, अरे यार तो इसको एक ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर दे तो आ जाएगा क्या, इसको ऐड करने से क्या यही आएगा, देखो चेक करो, चेक करो जरा, इसको ऐड कर दिया तो क्या होगा, H2 2 माइनस, नहीं ऐड करने से तो नहीं आएगा क्योंकि यहां S3 2 माइनस चाहिए और ये S3 2 माइनस तो है, और H2 2 माइनस कहां चाहिए, लेफ्ट में, तो H2 2 माइनस है राइट में, तो इसको रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर देंगे आ जाएगा। यानी ये कैसे बनेगा मुझे समझ में आ गया, इसको रिवर्स, पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करना है और ऐड कर देना है। बोलो भाई समझ में आया क्या, पहले वाले रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करके ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले रिएक्शन को अगर हमने रिवर्स किया तो क्या आएगा लिखने पर, ये आएगा S2 माइनस H2 2 माइनस रिवर्सिबल विद S प्लस H2 माइनस, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा 1/1.7, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यही इक्वेशन बन रही है क्या, ये चेक कर लो, ऐसा सवाल कभी गलत भी नहीं हो सकता। तो H2 2 माइनस, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये इक्वेशन एक और ये दूसरी इक्वेशन, तो S3 2 माइनस यहां से आ गया और ये वाला कैंसिल हो गया H2 माइनस, और ये एक S इधर है और 2S यहाँ है, तो ये बन गया एक S और ये बन गया H2 2 माइनस और ये बन गया, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस अब क्या है, बस यही इतना ही टाइम लगता है। तो 5.3 डिवाइडेड बाय 1.7, 17 3 जा 51 होता है, तो ये 3.1 के आसपास आएगा और इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा 3.11, ये इसका आंसर होगा। चेक कीजिए सभी का आ रहा है, बहुत सही, गुड, 3.11, कई लोगों ने आंसर दिया, गुड, समझ में आया। तो अगर आप इक्वेशन बना ले गए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आपसे यह सवाल थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे और पूछेगा कि इनमें से किस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है या किस पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जिस पर डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा था ना, रिएक्शन को जब हम रिवर्स कर देते थे, उसका डायरेक्शन बदल देते थे, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदलती थी कि नहीं। तो इस वाले में आपको सीधा सीधा ये एग्जांपल लिख लेना है, क्या, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे वही एग्जांपल ही मैं ले लेता हूं, H2 + I2 रिवर्सिबल विद 2HI, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है और अगर यहां पर इस रिएक्शन को मैं पलट दूं 2HI रिवर्सिबल विद H2 + I2, ऐसा कर दूं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मतलब K2 हो जाएगा।
तो ये रिवर्स हो गया। रिवर्स करने पर इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा? तो अगर हमने इसको रिवर्स किया है तो हम सब जानते हैं अच्छे से कि K2 विल बी चेंज। नाउ K2, अब जो K2 आ रहा है वो K1 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो 1/K1 है, रिवर्स करने पर 1/, है ना। तो यहां पर आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं और ये बता सकते हैं कि रिएक्शन का अगर हम मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 100% बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो पहला तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ये भी आप देख चुके हैं। स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन में क्या किया था आपने? हाफ किया था, स्क्वायर रूट हो गया, है ना, 1/3 किया, क्यूब रूट हो गया। जैसे चलिए इस बार दूसरी रिएक्शन लेते हैं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। तो अगर मैं यहां पर हाफ N2 कर दूं और इसका भी हाफ कर दूं तो 3/2H2 कर दूं, रिवर्सिबल विद NH3, अगर ऐसा कर दूं जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K2। तो कोई दिक्कत है क्या? अभी भी तो समझ में आ रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल के क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। क्या होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? K2 = √K1, हाफ करने पर स्क्वायर रूट। तो स्टोइचियोमेट्री बदल देने से या मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? और कौन सा फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बदलेगा? अब जो अगला फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से सुनिए। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। आपसे पूछेगा प्रेशर या वॉल्यूम या कंसंट्रेशन, इनके चेंज होने से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जरूर बदलती है ना। वो कैसे? मैंने आपको, जितने भी 12th पास आउट वाले बच्चे हैं, आपको लिक्विड सॉल्यूशन में वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था। उसकी मदद से आप यहां पर ये बात को प्रूफ कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली कुछ बातें हैं, पहले तो उनको समझ लेते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लास अटेंड करने वाले 11th क्लास के भी स्टूडेंट हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में कुछ बातें बताता हूं। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर उस रिएक्शन का फेवर करेगी। फेवर कैसे करेगी? फेवर का मतलब है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना। फेवर का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना, यानी प्रोडक्ट की तरफ जाना। समझ में बात आ रही है? जैसे इसका कोई एग्जाम्पल हमारे आसपास में बिल्कुल है। सिर्फ केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस ही नहीं, हमारे आसपास में भी इक्विलिब्रियम ढेर सारा है। हम इक्विलिब्रियम वहां पर भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिसे केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, उसको भी हम इक्विलिब्रियम की बातें बता सकते हैं, है ना। घर में अगर किसी को केमिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ा है या पढ़ा बहुत पहले है, तो हम उसको भी बता सकते हैं कि देखो यहां पर भी इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये हमने सीखा है। तो वो कैसे? देखिए, आप 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी में शुगर डालिए तो तुरंत नहीं घुलेगी। सही बात है ना। तो मैंने 1 लीटर पानी में अगर मैं 250 ग्राम शुगर डाल देता हूं तो घुलेगी तो नहीं। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन का फेवर क्या है? शुगर का घुलना। कैसे घुल सकता है? अगर आप उसको हीट कर दें तो शुगर पूरी की पूरी उस 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, चाशनी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं? ऐसे ही तो बनाए जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर, शुगर का जो डिसोल्यूशन है, ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जब आप उसमें हीट एनर्जी देंगे तो शुगर के क्रिस्टल टूटेंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होके वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, यानी शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। तो हर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का इंक्रीज होना उसके लिए क्या है, फेवरेबल। इसका उल्टा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो क्या होगा। अच्छा सोचिए, आप उसी 1 लीटर पानी में जो आपने 250 ग्राम शुगर मिलाया था, जाके उसको फ्रिज में रख दीजिए, बताइए शुगर सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से टेम्परेचर आप उसका डाउन कर रहे हैं, और जब डाउन कर रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप उसका डिक्रीज करेंगे तो वो और ज्यादा डेंस होने लग जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में आने लग जाएगा, सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, यानी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल सर बताया जाए जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और वहां से भी इस बात को समझा जा सके। अरे बिल्कुल, देखिए अभी दिवाली का टाइम था और व्हाइट वॉश लोग कराते हैं, तो क्या किया गया, एक बड़े से बीकर में चूना है ना, लाइमस्टोन हमने डाला और फिर पानी डाला, तो ये लाइमस्टोन का जो हीट करना या लाइमस्टोन में जो पानी डालते हैं, तो ये क्या है, कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, जिस भी बीकर में आप ये काम कर रहे हैं बाहर हल्का सा हाथ लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अरे भाई हीट एनर्जी निकलती है ना, ये तो समझ में सीधा सीधा आता है। तो हीट एनर्जी निकल रही है, यानी कैसा प्रोसेस है, हीट एनर्जी इवॉल्व, यानी कि इवॉल्व में कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अब आप सोचिए, अगर उस बीकर को उठाकर अगर मैं किसी बर्नर पे रख दूं और हीट करूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी निकल रही है, और अगर मैंने उसको और हीट करना चालू कर दिया तो वहां पर कभी भी वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पाएगा, ब्रेक होता जाएगा, है ना। तो ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फेवरेबल कैसे रहेगा, है ना। तो फेवरेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर शुड बी लो। अगर आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, तो आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। इसीलिए वाइट वॉश करते वक्त हम इंतजार करते हैं कि वो जो सोल्यूशन बना है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है, तभी वो अच्छे से घुल पाएगा, सोल्यूशन बन पाएगा। ओके, चलिए खैर आगे बात करते हैं। ये उन्हीं के बारे में बताया है। अब मैं आपको सीधा वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पे ले चलता हूं। जितने भी हमारे 11th वाले स्टूडेंट हैं उनको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या है वो सीधा मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, और 12th पास आउट वालों को या 12th वाले अगर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने पढ़ाया था वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, तो वहां पर भी मैंने आपको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन बताया था। तो वो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या है वो आप नोट कर लीजिए। इसको डिराइव किया था हम लोगों ने एक रिलेशन से, तो ये था, वहां तो हमने वेपर प्रेशर लिया था और मैंने आपको बोला था वेपर प्रेशर की जगह पर हम कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kp, Kw आगे आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर कांस्टेंट है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कुछ भी ले सकते हैं। तो log K2 by K1। 11th वालों को ये सीधा याद कर लेना, log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये वॉन्ट ऑफ की इक्वेशन है, ये सभी को याद रखनी है। ये वॉन्ट ऑफ की इक्वेशन ध्यान रखनी है। ओके, तो अब देखिए यहां पर T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए अगर आपने इफ T इंक्रीजेस है ना, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये
प्रोपोर्शनैलिटी में जाएगा तो डेल्टा एच का साइन देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, या डेल्टा एच का साइन लेकर आप बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होने वाला है। सपोज कि अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं, पहले का टेम्परेचर था T1 और बाद का टेम्परेचर हो गया T2, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया इस तरह से कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो देखिए इसको अगर लिखेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 लिखेंगे कि नहीं। तो अगर T2 अगर बड़ा है T1 से तो ये वाला टर्म कैसा आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। 2.303 R ये भी पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं यानी एंडोथर्मिक ले रहे हैं, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आया। log K2 by K1 इज पॉजिटिव, दैट मींस कि K2 इज ग्रेटर देन K1 यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी डेल्टा एच पॉजिटिव होने पर। और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो हर एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, फेवर कर रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस किसको, टेम्परेचर इंक्रीज को। ठीक इसी का उल्टा अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1, और अब अगर आपका डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, तो T2 छोटा है T1 बड़ा है, तो ये वाला टर्म कैसा आ जाएगा T2 माइनस T1 में, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव होने की वजह से K2 इज लेस देन K1, यानी अगर उसी एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि K2 छोटा हो रहा है K1 से। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, ऐसे में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा है। समझ आ रहा है। अगर नॉन थर्मिक रिएक्शन है, फॉर नॉन थर्मिक रिएक्शन, ये नॉन थर्मिक रिएक्शन क्या होती है भाई, जिसका डेल्टा एच जीरो। अगर ये डेल्टा एच ही जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इस जीरो को क्या लिख सकते हैं आप, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, K2, यानी इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन है, आपके टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो टेम्परेचर भी एक जगह आकर इंडिपेंडेंट हो जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, लेकिन वो कहां पर, नॉन थर्मिक प्रोसेस में, नॉन थर्मिक रिएक्शन में। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया, देख लीजिए जल्दी से। तो इस तरह से टेम्परेचर भी डिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर, सिर्फ अगर डेल्टा एच जीरो हो जाएगा फिर कुछ नहीं कहेंगे, फिर वहां पर टेम्परेचर भी डिपेंडेंट नहीं होगा। ओके, नो डाउट। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से ये सब। अब बात करते हैं फैक्टर्स विच डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जरा उसको भी लिख लीजिए, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कौन डिपेंड करता है, तो कुछ ऐसे भी लिख लेते हैं जो कि डिपेंड नहीं करते हैं। अगर ऑप्शन में आए तो सीधे अगर उन्हीं के आ गए तो आपको सीधा समझ में आ रहा है, हाँ ये चीजें डिपेंड नहीं करती हैं, टाइम भी नहीं लगाना है ना। तो क्या क्या चीजें डिपेंड नहीं करती है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल में समझाऊंगा पूरा, ठीक है। तो इन सारी चीजों से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग नोट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना टॉपिक। अगले टर्न से हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अगले टर्न से, अगली क्लास में हम लोग ये हेडिंग
पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, डेफिनेशन चाहे तो आप लिख भी लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड बाय 1 मोल, ठीक है, पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई थिंक मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में ये बात बताई भी थी। मोल कॉन्सेप्ट में हम एक ऐसा सवाल लेकर आए थे जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। खैर अब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल रिएक्टेंट से कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल रिएक्टेंट में कितना रिएक्टेंट हमारा डिसोसिएट कर गया, वही कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब ये 1 में कितना डिसोसिएट किया तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस टॉपिक को लेकर हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।